हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8th एसएसटी चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 मराठा साम्राज्य का उदय। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने चैप्टर पहले से स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 3 बना दिए हैं। जो शुरुआती 3 टॉपिक या 4 टॉपिक थे मैंने कवर करवा दिए हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक मराठा प्रशासन पार्ट 4 में। मराठा प्रशासन में भी कई पहलू हैं। नागरिक प्रशासन है, सैन्य प्रशासन है और आपका वित्तीय प्रशासन है, कई हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल मराठा प्रशासन में नागरिक प्रशासन व सैन्य प्रशासन, ये 2 सब पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। ये थोड़े लॉन्ग है इसलिए मैंने 2 लिए हैं आज की वीडियो में, ठीक है। जो बाकी के सब पॉइंट्स बच जाएंगे वो पार्ट 5 में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ट्यूशन में दोस्त पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनके साथ वीडियो शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मराठा प्रशासन। हमने पहले 3 वीडियो में पढ़ दिया कि मराठा कौन थे, मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, मराठा साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, यानी मतलब समाप्ति कैसे हुई, हमने वो सब पढ़ लिया, ठीक है। हमने मराठा साम्राज्य के बारे में जिन बच्चों ने मेरी 3 वीडियो देख ली होगी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए तीनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमारा नया टॉपिक है मराठा प्रशासन, यानी मराठा साम्राज्य में प्रशासन, यानी वो कैसे राज्य चलता था, ठीक है। इसमें भी कुछ पहलू हैं। देखिए, मराठा प्रशासन में हम नागरिकों का पॉइंट ऑफ देखेंगे कि नागरिकों की देखरेख कैसे की जाती थी। हम देखेंगे कि कैसे सेना की देखरेख की जाती थी, या उस मराठा साम्राज्य में सेना कैसे थी, यानी मराठा साम्राज्य में सेना कैसे थी, किस प्रकार थी, कैसे युद्ध लड़ती थी सेना, उसके बारे में पढ़ेंगे कि मराठा साम्राज्य की सेना प्रशासन पढ़ेंगे हम। और मराठा साम्राज्य का हम समुद्री वर्चस्व, यानी जो व्यापार चलता था, हम वो पढ़ेंगे। कई पॉइंट है मराठा साम्राज्य में ना, ठीक है। मराठा प्रशासन में कई पॉइंट है। एक है न्याय व्यवस्था, यानी मराठा साम्राज्य में, मराठा प्रशासन में न्याय व्यवस्था कैसी थी, वो न्याय कैसे करते थे, व्यापारिक तंत्र क्या था, समुद्री तंत्र क्या था, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में तो डिस्कस नहीं हो पाएंगे। मैं केवल आज की वीडियो में 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। पहला है आपका मराठा प्रशासन में नागरिक प्रशासन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मराठा प्रशासन में नागरिक प्रशासन। शिवाजी ने अपने राज्य के लिए अपेक्षाकृत केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जब ने मराठा साम्राज्य का प्रारंभ किया था ना, तो उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक केंद्रीकृत, यानी एकता हो राज्य में, यानी प्रशासन नागरिकों में एकता हो। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने राज्य की स्थापना की तो केंद्रीकृत, सभी में एकता वाली प्रशासन की स्थापना की थी। उन्होंने विकेंद्रीकृत नहीं की थी, उन्होंने केंद्रीकृत की थी। विकेंद्रीकृत तो बिछड़ गई थी बाद में। उन्होंने वंशानुगत पद, जैसे सामान्यतः सुल्तान या मुगलों के अधीन से प्रचलित था, और भूमि आवंटन समाप्त कर दिया। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने वंशानुगत पद, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सुल्तान का बेटा ही सुल्तान बनेगा, जो सुल्तानों के समय में और मुगलों के समय में जो ये व्यवस्था थी ना, उसको समाप्त कर दिया। और भूमि बांट, मुगल क्या करते थे, आपस में भूमि बांट लेते थे, अमीर अमीर आदमी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने वंशानुगत पद को समाप्त किया, भूमि आवंटन को समाप्त किया, और राज्य कोष से प्रत्येक राज्य अधिकारी को वेतन दिया। यानी उन्होंने जो राज्य का कोष था, करों से प्राप्त होता था, जैसे टैक्स से जो भी कोष प्राप्त होता था राज्य कोष से, उनसे ही सभी अधिकारी थे जो राज्य के लिए काम करते थे, उनको सैलरी वेतन दिया जाता था। कई अधिकारियों का समय समय पर स्थानांतरण, यानी समय समय पर, जैसे आज के समय में आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर किया जाता है ना, उसी समय में कई अधिकारी थे जिनका समय समय पर ट्रांसफर स्थानांतरण किया जाता था, जिससे सुनिश्चित हो सके कि उनके पास राजा अपनी शर्तें थोपने की पर्याप्त शक्ति ना हो। यानी जो अधिकारी थे उनका ट्रांसफ़र इसलिए किया जाता था ताकि वे फील कर सके, वे महसूस कर सकें कि राजा उन पर अपनी शर्त नहीं थोप रहा, ठीक है, उन पर अपनी शक्ति नहीं दिखा रहा राजा। इतने महान थे छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने ढंग से अपने प्रशासन चलाते थे नागरिकों पर। शिवाजी ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को पेंशन भी दी। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सेना में सैनिक थे जो शहीद हो जाते थे, उनकी जो पत्नी थी जो विधवा हो जाती थी बाद में, उनको भी पेंशन देते थे। यहाँ तक कि उनके पुत्रों को सैन्य पद भी दिया जाता था। यानी जैसे कि कोई सैनिक है, वो मर गया, लेकिन उसके बेटा को उसके बाद सैन्य पद पर उसी के नाम पर मतलब रख दिया जाता था। इस प्रकार उन्होंने सैनिक और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनशीलता व उत्तरदायित्व का परिचय दिया। यानी उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और सभी परिवारों को अपना परिवार हमारा उत्तरदायित्व किया सभी का, ठीक है। उन्होंने ऐसे माना कि सभी परिवार अपने ही हैं, उन्होंने केंद्रीकृत किया, ठीक है। देखिए, एक चार्ट है कि शिवाजी के प्रशासन में सहायता के लिए अष्टप्रधान मंडल या 8 मंत्रियों की परिषद, यानी उस समय छत्रपति शिवाजी, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर में, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रशासन के बारे में पूछना है ये चार्ट बना देना, ठीक है। पेपर में आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों का तो चित्रण बताइए। देखिए, संप्रभुत छत्रपति, यानी सबसे ऊपर होता था संप्रभु, यानी सबका नियंत्रण करने वाला सबसे ऊपर होता था छत्रपति, ठीक है। और प्रधान होता था
अमात्य होता था और मंत्री होता था, सुमुत होता था, सेनापति होता था, पंडितराव होता था, न्यायाधीश होता था, सचिव होता था। देखिए प्रधान आज के समय में प्रधान, देखिए उस समय जो प्रधान था इसे आज के समय में प्रधानमंत्री कहा जाता है, और उस समय जो अमात्य था उसे आज के समय में वित्त मंत्री कहते हैं, उस समय का अमात्य है। और उस समय का जो मंत्री था उसे आज खुफिया मंत्री कहते हैं, और उस समय का जो सुमंत था उसे आज विदेश मंत्री कहते हैं, और उस समय जो सेनापति था उसे आज प्रधान सेनापति कहते हैं, और उस समय जो पंडित राव था उसे धार्मिक विषयों का प्रमुख कहा जाता था। ठीक है, आज धार्मिक विषयों का प्रमुख कहते हैं। और न्यायाधीश है उसे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, आपको पता ही होगा। और उस समय का जो सचिव था उसे आज भू राजस्व यानी भूमि का टैक्स लेने वाला मंत्री कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय भी देखिए आज के जैसे ही उस समय कई मंत्री थे, उस समय भी प्रधानमंत्री था, वित्त मंत्री था, खुफिया मंत्री था, मुख्य न्यायाधीश था, भू राजस्व मंत्री था, कई थे, लेकिन थोड़ा बहुत नाम में चेंज है। ठीक है, याद कर लेना। सबसे ऊपर होता था लेकिन छत्रपति। ठीक है, मराठा प्राय उन प्रांतों से चौथ यानी 25% और सरदेशमुखी चौथ के अतिरिक्त 10% नामक कर वसूलते थे। देखिए मराठा प्रशासन उस समय जो प्रांत थे यानी राज्य थे उनसे 25% और देशमुख और 25% से अधिक 10% यानी मराठा प्रशासन 25 + 10% टैक्स यानी टोटल 35% और 25%। देखिए मैं आपको सरल तरीके से बताता हूँ। देखिए मराठा प्रशासन थी ना वो 25% और 25 25 + 10%। ठीक है, देखिए मराठा साम्राज्य उस समय कुछ राज्य थे, प्रांत थे, उनसे 25% टैक्स लेती थी जो उनके साम्राज्य में नहीं आते थे, उनके अधीन नहीं थे। ठीक है, जो उनका नियंत्रण नहीं था। ठीक है, और कुछ राज्य ऐसे भी थे मराठा जिनसे 10% एक्स्ट्रा टैक्स लेती थी, 25 भी लेगी और 10% भी लेगी। ठीक है, तो आप कुल मिला के यह याद कर लीजिए कि मराठा प्रशासन उन राज्यों से 25% और 25 + 10% टैक्स लेती थी जो उनके अधीन नहीं थे। ठीक है, दो प्रकार के टैक्स थे, एक था 25%, एक था 25 + 10 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उनसे टैक्स लिया करती थी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इनमें दक्कन और उत्तर भारत के प्रदेश शामिल थे, यानी इन जो प्रांतों में है दक्कन और उत्तर भारत के क्षेत्र शामिल हैं, यानी इनके प्रदेश शामिल हैं। बदले में मराठा उन प्रांतों की रक्षा करते थे, यानी जो ये टैक्स लेते थे ना, टैक्स इसलिए लेते थे ताकि वे उनकी रक्षा कर पाएं। ठीक है, और उनके अतिरिक्त प्रशासन में हस्तक्षेप ना हो, यानी उन पर कोई और नियंत्रण ना कर पाए। मुगलों ने भी विभिन्न संधियों के माध्यम से ऐसी व्यवस्था को स्वीकृति दी है। उस समय के साथ इनमें से कुछ प्रांत मराठा साम्राज्य का भाग है, यानी मुगलों ने भी, जो मुगलों का प्रशासन था, उन्होंने भी ऐसी कई संधियाँ की हैं। ठीक है, और समय के साथ जो ये राज्य थे, प्रांत थे, जो दक्कन में थे, उत्तर भारत में थे, जो इनके अधीन नहीं थे मराठाओं के, वो इनके साम्राज्य में शामिल हो गए, यानी इनका अंग बन गए। सिंपल। उम्मीद है आपको मराठा प्रशासन के नागरिक प्रशासन के बारे में समझ आ गया होगा, बिल्कुल डिटेल में समझाया है। अगर जिस बच्चों को समझना है तो कमेंट में एक क्वेश्चन अपने इंक्वायरी पूछ लेना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक मराठा प्रशासन में वो है सैन्य प्रशासन। ठीक है, सैन्य प्रशासन, ऊपर हमने नागरिकों के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम सेना के बारे में। मराठा सशस्त्र सेना 3 अंगों में विभाजित थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, नौसेना। यानी मराठा जो सेना थी ना वो 3 भाग थे, मराठा सेना के 3 भाग थे। देखिए मराठा सेना थी, मराठा सेना उसके 3 भाग थे। पहला भाग था आपका पैदल सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक थे, और जो नौसेना यानी नदियों में जाते थे, यानी नौकाओं पर और मतलब बोट्स पर बैठ के जाते थे। ठीक है, 3 प्रकार के सैनिक थे। घुड़सेना 2 प्रकार के सैनिकों से बनी हुई थी, बारगीर जिन्हें घोड़े और उपकरणों का भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था, और शिलेदार जिन्हें घोड़े और उपकरणों का भुगतान स्वयं सैनिक करते थे। यानी जो घुड़सवार सैनिक थे, जो घोड़े पर बैठते थे सैनिक, वो भी 2 प्रकार के थे। एक थे बारगीर, ठीक है, बारगीर जिनके घोड़े और उपकरणों का भुगतान, यानी जो वो घोड़े पर बैठते थे उनके वो अपने घोड़े होते थे, और जो उपकरण लेके चलते थे यानी हथियार लेके चलते थे उनका जो भुगतान होता था, उनके जो मतलब वो इनकम होती थी वो कौन देता था, वो राज्य यानी मराठा प्रशासन देते थे। ठीक है, और जो दूसरे प्रकार के घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें शिलेदार कहा जाता था, जो वो भी घोड़े और उपकरणों के साथ जाते थे, लेकिन उनका भुगतान कौन देता था, सैनिक देते थे। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर बता दूं कि घुड़सवार सैनिक 2 प्रकार के थे, एक का नाम था बारगीर, एक का नाम था शिलेदार। बारगीर घोड़े अपने घोड़े लेकर आते थे, अपने उपकरण लेकर आते थे। ठीक है, लेकिन इनको पैसे कौन देते थे, इनको मराठा साम्राज्य यानी राज्य पैसे देता था। ठीक है, और दूसरे थे शिलेदार, ये भी अपने घोड़े लाते थे, ये भी अपने उपकरण यानी हथियार लाते थे, बर्तन लाते थे, लेकिन इनको पैसे कौन देता था, इनको जो बड़े अधिकारी, बड़े जो सैनिक थे ना, कमांडर, वो देते थे। सिंपल। 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने यूरोपीय शैली के अनुशासित सैनिकों और तोपखाने की चेष्टा देखी। उन्होंने ऐसी सैनिक तैयार की और भर्ती करने का प्रयास किया। यानी 18वीं शताब्दी में जब मराठाओं ने यूरोपीय तकनीक देखी, यानी यूरोप के सैनिक देखे, उनके पास कैसे सैनिक हैं, उनके पास तोपखाने हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी अपनी सेना में ऐसे सैनिकों को भर्ती करेंगे। तो उन्होंने ऐसे सैनिकों को भर्ती करने का प्रयास किया।
विशेष रूप से महादजी शिंदे के पास एक विशाल यूरोपीय शैली के सैनिक थे, यानी जो महादजी शिंदे थे ना, उनके पास ऐसे यूरोपीय शैली जैसे सैनिक थे, ठीक है, जो यूरोपीय शैली के काम करते थे। तलवार और भाले मराठाओं के पसंदीदा हथियार थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 नंबर में आता है कि मराठाओं के सबसे पसंदीदा हथियार कौन से थे, वो थे तलवार और भाले। यद्यपि वे बड़ी संख्या में बंदूकों का भी प्रयोग करते थे, यानी वो बंदूक भी चलाते थे मराठा। शिवाजी के समय से ही सैन्य अभियानों में रॉकेटों का उपयोग किया जाता था। देखिए रॉकेट मतलब, एक बार आपको फिर से पूरी लाइन पढ़ के दिखाता हूँ, फिर आप समझ लेना। 1770 तक धातु नलिकाओं वाले रॉकेटों का भी प्रयोग होने लगा, यानी जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनकी जो सेना में रॉकेटों का भी इस्तेमाल होता था। रॉकेट मतलब आप सोच रहे होंगे कि उस समय रॉकेट थे, हाँ 1770 तक ना धातु नलिकाओं वाले रॉकेट थे, यानी आज के समय में तो थोड़े एडवांस वाले रॉकेट आ गए हैं, मिसाइलें आ गई है तगड़ी, लेकिन उस समय वैसे नहीं थी। उस समय धातु की नलिका यानी धातु से बनी हुई थी, इतनी एडवांस लेवल की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत विनाशकारी होती थी। सिंपल, जैसे कि हमने पहले देखा, आरंभ में मराठा शक्ति के मुख्य आधार दुर्ग थे। शिवाजी ने बड़ी संख्या में दुर्गों पर नियंत्रण किया और उनका निर्माण भी करवाया, क्योंकि ये स्मारक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मार्गों पर नियंत्रण व छापामार युद्ध के दौरान सेना को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि मराठा शक्ति का मुख्य आधार दुर्ग है, यानी मराठा साम्राज्य ने अपना जो केंद्र बनाया था, अपना जो अड्डा बनाया था, वो था दुर्ग यानी किले। उन्होंने किलों पर अपना नियंत्रण किया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी संख्या में दुर्गों पर अपना नियंत्रण किया, कब्जा किया और उनका निर्माण भी करवाया, क्योंकि वह मानते थे कि दुर्ग महत्वपूर्ण मार्ग यानी दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण जो रास्ते होते हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए भूमिका निभाते हैं, और जो ये छापमार युद्ध के दौरान सेना को सुरक्षित करने, यानी सेना को सुरक्षित करने के लिए होते हैं। जैसे सेना छुपकर किसी अन्य अपने विरोधी सेना पर हमला कर रही है तो सेना को सुरक्षित करता है और सेना को दिखने भी नहीं देता, जिसे छापमार युद्ध कहते हैं। ठीक है, छापमार युद्ध यानी जो सैनिक छुपकर मतलब किले के अंदर छुपकर अपने जो विरोधी सैनिक हैं यानी शत्रु हैं उन पर तीर चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, मतलब जो भी उनके पास हथियार वो चला रहे हैं, छुपकर छापमार युद्ध, जिनसे वो सैनिक सुरक्षित भी हो जाते हैं। तो इसलिए मराठा साम्राज्य में किलों का बहुत महत्वपूर्ण है। वह मानते हैं कि अगर हमारे पास किले होंगे तो हम महत्वपूर्ण जो मार्ग हैं उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपने सैनिकों को सुरक्षा कर सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं। शिवाजी के वित्त मंत्री रामचंद्र पंत अमात्य ने अपनी कीर्ति आज्ञा पत्र में बताया, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने, जिनका नाम था राजचंद्र पंत अमात्य, उन्होंने अपने जो कीर्ति है, अपने जो आज्ञा पत्र में बताया, अपनी कीर्ति जो आज्ञा पत्र है उसमें बताया कि दुर्ग राज्य का आधार है, यानी मराठा साम्राज्य का आधार बेस ही किले हैं, दुर्ग हैं। उनके अभाव में बाहरी आक्रमणों के समक्ष राज्य नष्ट हो जाता है, यानी उनके अभाव राज्य के पास अपने दुर्ग ना होना, उससे वो जो कोई बाहरी आक्रमण होता है तो राज्य नष्ट हो जाता है। अगर हमारे पास किले ना हो तो हम बाहरी आक्रमण से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सभी पूर्वी राज्यों ने अपने दुर्गों का निर्माण कर देश को सुरक्षित किया, यानी जो ईस्ट के जो राज्य थे यानी ईस्ट के जो राजा थे उन्होंने सभी ने दुर्गों का निर्माण किया और अपनी सुरक्षा की। यह राज्य मराठा साम्राज्य और स्वर्गीय महान गुरु शिवाजी द्वारा केवल दुर्ग से ही बनाया गया था, यानी मराठा साम्राज्य में दुर्गों बनाने का श्रेय यानी सबसे बड़े दुर्ग बनाने का श्रेय जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को, स्वर्गीय गुरु छत्रपति शिवाजी महाराज को ही जाता है। वो उनके वित्त मंत्री बताते हैं अपने आज्ञा पत्र में, ठीक है, तो उनके ही श्रेय जाता है दुर्ग बनाने के लिए। औरंगजेब जैसे दुर्जय शत्रु ने आक्रमण कर बीजापुर और भागनगर जैसे महान साम्राज्य जीता। दुर्गों के कारण ही मराठा राज्य दशकों के प्रचंड आघातों के बाद भी सुरक्षित है, यानी जो औरंगजेब था उसने बीजापुर और भागलपुर जैसे महान साम्राज्यों पर कब्जा किया। क्यों किया? क्योंकि उनके पास किले नहीं थे, ठीक है, और वह जो औरंगजेब था तो वो मराठा साम्राज्य पर कब्जा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मराठा के पास अपने किले थे, ठीक है, इसलिए कई दशकों तक, कई डेकेडों तक वो साम्राज्य सुरक्षित रहा। सिंपल, तो यही था। उम्मीद है आपको दुर्गों का इंपॉर्टेंट समझ आ गया होगा। हमारा अगला टॉपिक है समुद्री वर्चस्व, ठीक है, जो हम करेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 5 में हम करेंगे समुद्री वर्चस्व कि मराठा साम्राज्य में समुद्र पर यानी जो मुगल जो मराठा थे उनका समुद्रों पर कैसे दबदबा था, उनकी न्याय व्यवस्था क्या थी, वे व्यापार कैसे करते थे मराठा, हम वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। 3 टॉपिक हैं वो अगली वीडियो में कवर कर देंगे। उम्मीद है आपको ये दोनों आज के जो टॉपिक हमने किए सैन्य प्रशासन नागरिक प्रशासन समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।